बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्टोरिया टीवी की जानिब से गाजी मोहम्मद अब्दुल्ला का अस्सलाम। मैं ये कह रहा था, देखिए जो अंग्रेज़ों के कायद आज़म के हवाले से ख़यालात थे वो तो सब पर आया है। अच्छा, दूसरी तरफ जिनकी तरफ तवज्जो नहीं जाती है, 1937 में ही जो लॉर्ड माउंटबेटन है उनकी, और फिर लॉर्ड इटले जो बाद में बना, या और लोगों की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई लंदन में। ठीक है। और उस वक़्त भी उन्होंने तय किया कि आइंदा में हिंदुस्तान की तरफ किस तरफ चलना है, आज़ादी कैसे दिलानी है। सही। और ये आप देख लीजिए कि अंग्रेज़ों से कांग्रेस और हिंदू कितने खुश थे। अपने नौजवानों से मुखातिब होकर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो इतने खुश थे कि वो लॉर्ड माउंटबेटन से सिर्फ उन्होंने पाँव नहीं पकड़े, प्रैक्टिकली थ्रेटिकली उससे भी ज़्यादा बढ़े कि अल्लाह के वास्ते आप हमारे गवर्नर जनरल बन जाइए आज़ाद हिंदुस्तान के। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि अगर कांग्रेस के बड़े लीडर्स के लॉर्ड माउंटबेटन से और उनकी मिसेस से जो ताल्लुकात देखें, अगर आप फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर से ताल्लुकात देखें, और वो जैसे लास्ट डेज में वो मिन्नतें कर रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन से, आप हमारे गवर्नर जनरल बन जाएं, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की इंटेग्रिटी थी। वो समझते थे कि अकेला अगर मैं इंडिया का बना तो तारीख़ में मेरा नाम अल्फाज में आएगा और मैं कोई सुनहरी रूप में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की बारहा मिन्नत समाजत की, और लियाकत अली ख़ान साहब को भी कहा कि उन्हें कहिए, समझाइए कि वो मेरी बात मान जाएं और मैं कॉमन गवर्नर जनरल वो मैं मानूंगा। जिन्ना ये कहते रहे मैं मशवरा कर रहा हूँ, मैं मीटिंग बुला रहा हूँ, लेकिन जिस दिन शायद जुलाई की बात है, जुलाई से पहले शुरू के जुलाई में बात है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब लॉर्ड माउंटबेटन ने बुलाया तो उनसे पूछा कि जनाब आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, सुपर गवर्नर जनरल बन जाएं, आप कॉमन गवर्नर जनरल नहीं बने आप। तो जिस पे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लाल पीले हो गए, और फिर जो उन्होंने वो अल्फाज बोले, और फिर उन्होंने कहा कि जिन्ना को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। और भारी कीमत उन्होंने किस सूरत में दी वो आप जानते हैं कि भारी कीमत उन्होंने कश्मीर के हवाले से दी, क्योंकि वो जो कश्मीर का उनका विज़िट था जुलाई में ही, वहाँ पे वो सारा काम कर रहे थे। तो ये बात ये है कि तारीख़ को थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही समझ आता है। गाज़ी साहब, ये सिर्फ चुटकुले लेके मैं ख़ुद भी, मेरा तो हाफ़ज़ा भी बहुत कमज़ोर रहा, भी कमज़ोर है, मैं कभी कोटेशनें याद नहीं रखता, बहुत कम कोटेशनें मुझे याद रहती हैं। अच्छा, ये जो कोटेशनें आती हैं ना, बाज़ का हम दे के उस पर फिर पूरी कहानी बना लेते हैं, ये तारीख़ नहीं है। तारीख़ है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कंटेक्चुअलाइज करना पड़ता है। जब तक हम कंटेक्चुअलाइज नहीं करें, पूरी स्टोरी ना पढ़ें, एक फ़िक्रा लेकर, ये कोई शायरी तो है नहीं कि जी एक शेरी कोलाज का शेर है। बहुत खूबसूरत बात आपने फरमाई, और इसी चीज़ को नाज़िम मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा सर की इसी बात को लेके कि इल्म तारीख़ दरअसल इसमें एक बारीक धागा है जो कि इसे डिफ्रेंशिएट करता है बाकी तमाम उलूम से, और वो धागा ये है कि जिसे सर फरमा रहे हैं कंटेक्चुअलाइज करना, यानी जिसको हम ज़रा ज़्यादा और उर्दू में कह सकते हैं ज़मानो मकान के मुताबिक और मारूज़ी हालात के मद्देनज़र रखते हुए फिर एक मुहक्किक, एक मुर्रिख जब अपना तज्ज़िया करता है तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक और वैलिड होता है। इसीलिए मुर्रिख की ज़िम्मेदारी ऐसी ही है जैसे आलम अराफ में काम करता होता है। जी सर प्लीज़। अच्छा, मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरी तहकीक तो ये कह रही है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, अब बिलाशुबा लॉर्ड वेवल जो थे वो पाकिस्तान के तो हक़ में नहीं थे। आप मेरी किताब पढ़ लीजिए, लॉर्ड वेवल पे है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन से पहले आए, मगर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं थे। वो मुसलमानों
और ईसाइयों और सिखों को बराबरी के हकूक़ दिलाना चाहते थे। और ये उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि वो माइनॉरिटीज़ के, यही बात विक्टोरिया स्कॉफोल्ड ने भी अपनी किताब में लिखी है जो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल पे उन्होंने लिखी है। और यही बात मैं ही उस आर्गूमेंट को देता हूँ, लेकिन लेकिन पाकिस्तान के वो 100% खिलाफ थे। उन्होंने जिना को जिस तरह ट्रैप करना चाहा, जिस तरह उन्होंने पंजाब की बाउंड्री लाइन बना दी, वही बाउंड्री लाइन फिर बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने, रेडक्लिफ अवार्ड ने वही की जो उन्होंने की बदकिस्मती से। चूँकि उनके 2 हिंदू एडवाइज़र, अंदाज़ा कर लीजिए, कोई मुसलमान एडवाइज़र नहीं था, हिंदू एडवाइज़र वेवल के भी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्होंने बाउंड्री लाइन बनाई है। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों, ज़रा तारीख़ को, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में हैं, चाहे बंगाल में हैं, कहीं भी हैं, तारीख़ को होलिस्टिक अप्रोच के साथ समझा जा सकता है और तारीख़ को तारीख़ी डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए पढ़ा जा सकता है। हम किसी अफसाने से मदद तो ले सकते हैं, नावल से हम मदद तो ले सकते हैं, शायरी के कलाम से अल्टरनेटिव सोर्सेज के तौर पर तो ले सकते हैं, मगर हिस्ट्री जो है ना, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बगैर, और वो भी जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स को भी मिला जुल कर ही समझा जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। हम करते क्या हैं, हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें निकाल लेते हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपनी तहकीक के ज़रिए बता रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ, और उसको मैं चैलेंज तो नहीं करता, आपको दावत देता हूँ, आप दोबारा पढ़ लीजिए, इस तरह पढ़ लीजिए। वो मैं उमूमन क्लास में भी बच्चों को वो शेर सुनाता होता हूँ। मैं मोहम्मद अली शैकी ने गज़ल गाई है ना, मेरी आँखों से इस दुनिया को देखो, फिर जो चाहो तो चले जाना। इस तारीख को ज़रा इस तरह भी पढ़ के देख लीजिए, इंटरनेट सोर्सेज से निकल कर तारीख के और आँख को उलट कर देख लीजिए, तो शायद आप मुझसे गैर मुतफिक इतनी जल्दी ना हो। इवन हत्ता कि आयशा जलाल भी, जो कि कायद आज़म के बारे में बहुत बेरहमाना तबसरा करती हैं, वो भी उन्हें भी पढ़ के देख लीजिए कि वो ख़ुद भी क्या बताती हैं कि कायद आज़म लॉर्ड वेवल के साथ क्या ताल्लुकात थे। वो भी देख लें लॉर्ड लिनलिथगो से क्या थे, वो देख लें कि लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में क्या कहती हैं। उनका वो बेशक वो 2 कौमी नज़रिए को चैलेंज करती हैं, वो जिना के मुतालबा पाकिस्तान को चैलेंज करती हैं, वो अपनी जगह दुरुस्त है, रिविजनिस्ट के तौर पर उनका अपना एक राय है। तारीख़ में हम राय का एहतराम करते हैं, एंगल है, पर्सपेक्टिव है, मगर उनको भी पढ़ लीजिए। जसवंत सिंह को भी पढ़ लीजिए। जसवंत सिंह तो ये कहता है कि कायद आज़म को जो पाकिस्तान दिया है वो तो नेहरू ने दिया है, मगर वो भी अपनी कहानी कंस्ट्रक्ट करते वक्त शायद ब्रिटिश पहलू को इतनी अहमियत नहीं देता। तो लिहाजा मैं ये गाज़ी साहब, जो आपका सवाल बुनियादी था, तो बच्चों को हम इससे ज़्यादा तो हम क्या और भी बातें घंटों की जा सकती हैं। तो सर, आज की नशिस्त के हवाले से एक बड़ा अहम और बज़ाहिर बड़ा आम सा सवाल है कि अमूमन इस्लामिया ने हिंद के हवाले से ये एक राय पाई जाती रही है ओवर द ईयर्स कि पाकिस्तान नागुज़ीर था या पाकिस्तान ने बन ही जाना था, और उसमें जना का वो जो फैक्टर है, अमूमन बाज़ मौरख़ीन ख़ास तौर पे जिनमें इवन के भी सईद जैसे लोग जो हैं वो भी जना को हिचकिचाते हैं उसे करिज़मेटिक लीडर के तौर पे, और उनका जो लीडरशिप रोल है उसके हवाले से खासा तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। और इवन बाज़ ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने जना को एंडोर्स भी किया है, लेकिन वो भी इस मामले में बाज़ औक़ात एक पैराया देते हैं कि पाकिस्तान तारीख़ का एक तसलसल था, इसमें जना जो थे उनकी एक ख़ास बस कंट्रीब्यूशन है। इस पर आप ज़रा थोड़ा सा वज़ाहत फरमाइए कि जना का रोल किस कदर है। गाय साहब, आप जानते हैं मैं स्पोर्ट्स मैन भी हूँ, और स्पोर्ट्स में जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी कि हम ये देखते हैं कि कोई भी मैच जो जीता जाता है, वो हारा जाता है, वो टीम वर्क के बगैर नहीं होता है। इसी तरह हम हिस्टोरिकल जो फोर्सेस होती हैं, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है, वो एक काफ़ी अरसे से चली आ रही होती है। अच्छा, रहा ये कि पाकिस्तान इनएविटेबल था या नहीं था, विद और विदाउट जिना था, तो मेरा ख़्याल है कि ये नाइंसाफ़ी होगी। मियाँ दाद का जो छक्का वो ना लगता लास्ट बॉल पे,
तो वो मियाँ दादी छक्का मार सकता था। सही। सरफराज अहमद जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो 7 विकेटें लेता है वो वही कर सकता था। बिल्कुल। अच्छा, तो ये टाइमिंग होती है, टाइम एंड स्पेस की बात होती है। कायदे आज़म उस वक़्त शामिल हुए हैं जब हमारी कौम बिखरी हुई थी, कौम ही नहीं थी, बज़ाहिर कम्युनिटी थी। वो कम्युनलिज़म के फेज़ में दाखिल हो चुकी थी। कम्युनलिज़म का फेज़ तब शुरू हुआ जब मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आई और जब हमें वजारतें मिली तो फिर हमें पता चला हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है। हमने मुसलमानों की मदद करनी, हमने हिंदुओं की मदद करनी। यूनियनिस्ट पार्टी, उधर अलग-अलग पार्टी आप बेहतर जानते हैं, बंगाल का भी आपको पता है। अच्छा, इसी चीज़ को महसूस करते हुए अल्लामा इकबाल जो थे वो जल्दी मायूस हुए। तभी उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, तो आपको हिंदुस्तान को, ये बहुत बड़ा मुल्क है, कॉन्टिनेंट है, इसको आपको तकसीम करना पड़ेगा। उस वक़्त जो नेशनलिज़म की डेफिनेशन चल रही थी, जोग्राफिया की, कल्चर की, रिलीजन की, वो उन्होंने अप्लाई कर दी कि जी इसके तहत ये आ सकती थी। अच्छा, इस दौरान आप देख लें मुस्लिम लीग कई हिस्सों में बटी हुई थी। अच्छा, उससे पहले कोई जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे। 1936-37 में जनरल इलेक्शन हुए। उस जनरल इलेक्शन में आप ये देख लें कि सूबों में हम बटे हुए थे, सूबाई खुद मुख्तारी आ गई थी 35 एक्ट के तहत। कोई नेशनल लेवल का लीडर मौजूद नहीं था। वो नेशनल लेवल का जो लीडर है, अगरचे सर सैयद नसर सिकंदर साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जिना कोई लीडरशिप क्राइसिस की वजह से उनकी करिश्मा नहीं था, लीडर मौजूद थे, लेकिन उनके अंदर जैसे सर फजल हुसैन देखें ना, वो वाइसरे एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अहम रोल अदा कर रहे हैं। कायद आज़म जैसा लीडर कोई नहीं था। कायद आज़म ने जहाँ क्रिसमस शुरू हुआ वो 36-37 के इलेक्शन के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने मोबिलाइज़ किया ख़वातीन को, स्टूडेंट्स को, यूथ को, ताजरों को, मज़दूरों को, इसी तरह तलबा को बहुत बड़ी तादाद में मोबिलाइज़ किया। अच्छा, ये जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, और फिर ये जब आपने बाकायदा जो लामा साहब ने खुतबा दिया, आइडिया दिया, और वो आइडिया को इतनी पॉपुलैरिटी ज़्यादा नवीद चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का लफ्ज़ दिया, फिर कायद आज़म ने एक कम्पैक्ट फॉर्म में करारदाद लाहौर ही को क्यों चुना, और यूनियनिस्ट पार्टीज़ के ख़िलाफ़, सर सिकंदर इसके ख़िलाफ़, और उन आपको पता है 2-3 दिन पहले जैसे उन्होंने ड्रामा रचाया यहाँ पर खाकसार के ख़िलाफ़ किया। फिर 40-47 कायद आज़म का जो आना है ना, देखिए ये अब पता नहीं हम मज़हब को बीच में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। देखिए, मज़हब और सूफीज़म, मिस्टिसिज्म के बग़ैर कोई बात, सारी बातें भी नहीं समझ आ सकती हैं आपको। अल्लाह की मशीयत शामिल थी, उसके बग़ैर मुमकिन ही था कि अल्लाह ताला ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भेजा। जो वो नारा लगा ना, बेनज़ीर भुट्टो का, चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर बेनज़ीर, और वह वाकई थी। इसी तरह जब आसफ़ अली ज़रदारी ने जब बेनज़ीर शहीद हुई और जो सिंध में आग लगी, तो उसने कहा पाकिस्तान खपे खपे, और पाकिस्तान खपा। इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना आते तो हम कभी एक उतनी वाइब्रेंट कौम ना बनते, और ये मुतालबा पाकिस्तान ना आता तो 47 में तो पाकिस्तान ना बनता। हाँ, अगर ये आज हम कहें मैं जिस छत के नीचे बैठा हूँ कि यार ये तो टूट जाएगी और मैं भाग जाऊँ, टूटेगी, हो सकता है 100 साल बाद टूटे। इसी तरह आप इंडिया में आप देख लीजिए जैसे हालात चल रहे हैं, मुमकिन है इंडिया जो है वो मज़ीद टूट फूट का शिकार हो। खुदा न खास्ता, ये तारीख़ के धारे हैं, शख्सियात आती हैं, नज़रियात आते हैं। मतलब मैं आपको एक कायद आज़म जवाब मेरा ख्याल मैंने दे दिया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यूँ एंड करना चाहूँगा कि कायद आज़म के बग़ैर पाकिस्तान नहीं बनता था। कौम रहती, कौम तो अभी भी इंडिया में मुसलमान मौजूद है ना, जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया था, वो तो थी ना, तो कायद आज़म तो नहीं है। अगर उनके पास अभी भी कोई कायद आज़म है तो बता दें कि वो हिंदुत्व से कैसे बचेंगे। वैसा अगर रिलीजन को अगर इतना ही बड़ा इशू होता, ज़ुबान ही अगर कौमियत बनाती होती,
कल्चर ही कौमियत बनाती होती। एक ही मज़हब की बात पे अगर मुल्क ना बनते होते तो जनाब न्यूजीलैंड कैसे बन गया, अमेरिका कैसे बन गया, एक ही कौम एक ही लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलिया कैसे बन गया, साउथ अफ्रीका कैसे पैदा हो गया। आप मिडिल ईस्ट में जाएं, ऑटोमन एम्पायर आप से बेहतर कौन जानता, पढ़ाते हैं आप इसके माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। ऑटोमन एम्पायर पूरा मिडिल ईस्ट उनके अंडर। आप कौमियत का नारा क्या आया, अरब नेशनलिज्म। अच्छा, अरब नेशनलिज्म अगर आ गई, आपने दे दी अंग्रेज़ों ने उनके अंदर, तो सारे एक ही मुल्क के अंडर क्यों नहीं आए? सूडान क्यों लादा हुआ, इजिप्ट क्यों लादा हुआ, अल्जीरिया क्यों हुआ है, मोरक्को तक अलहदा क्यों हुआ, यहाँ सऊदी अरेबिया और इसके टुकड़े क्यों अलहदा अलहदा हुए, कुवैत क्यों हुआ। तो गोया ये कि एक रॉकेट साइंस नहीं है नेशनलिज्म को समझने के लिए, लेकिन जिन्होंने जो मुश्किल तरीन काम था वो अवाम को कौमियत के जो कॉन्सेप्ट था वो एक साइंटिफिक अंदाज से बताया और उस कौमियत की बुनियाद पर बताया कि हमें क्यों नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में हमें पाकिस्तान चाहिए। तो ये जिना के अलावा कोई और कर नहीं सकता था। बहुत अच्छे सर। नाज़रीन, गुफ्तगू अभी जारी है और ये मौजू ही ऐसा है कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया इस पर कई घंटों बात हो सकती है, लेकिन आज की हम इस नशिस्त को यहीं पे मौकूफ़ करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से और उनके अहद के हवाले से और उनके दीगर जो रहनुमा थे उनके साथ एक तकाबुल हम करेंगे और उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक सही उनका तारीख़ में जो मकाम है उसका तयन करने की कोशिश करेंगे। हिस्टोरिया टीवी से जुड़े रहिएगा नाज़रीन। तब तक के लिए अल्लाह ने। आपका शुक्रिया।